हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। मैं समर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी वर्णमाला को लेकर। हिंदी वर्णमाला में भी आपको देखना है स्वर टॉपिक्स जिससे क्वेश्चंस आते हैं अन्य परीक्षाओं में। आपकी जितने भी परीक्षाएं होती हैं, जितनी कंपटीशंस की हिंदी रिलेटेड जिसमें क्वेश्चंस आते हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं स्वर से, आपको उन पे बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं, उन्हें समझने वाले हैं। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और देखिए कितनी आसानी से हम इसको समझेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप समझ भी जाएंगे। तो देखिए श्रेष्ठ करते हैं बिना देर किए हुए, और आप बने रहिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, ताकि जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ, वो आप समझ पाएँ और जिसका पूरा लाभ आपको मिले। और उसके साथ साथ हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और वीडियोस आपके लिए लेकर उपस्थित हो सके। तो बिना देर किए देखिए आते हैं टॉपिक्स पे, बात करते हैं। देखिए सबसे पहले जो हमारे व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला। देखिए हिंदी वर्णमाला हो या कोई भी किसी भी विषय की वर्णमाला हो, सबसे अहम रोल होता है, सबसे मुख्य आधार बिंदु होता है उसकी वर्णमाला की हमें जानकारी होना। तो इसीलिए हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला पे चर्चा करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है हिंदी वर्णमाला, और उसका भी हमने यहाँ प्रकरण लिखा हुआ है, जो टॉपिक है वो स्वर। तो हिंदी वर्णमाला के स्वर टॉपिक के विषय में हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने आए हुए हैं, और देखते हैं इस पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं आप लोगों से। देखिए सबसे पहले बात करें हिंदी वर्णमाला में, तो यहाँ से प्रश्न कहाँ से उठते हैं, ये साथ साथ के हम इस पर डिस्कस भी करेंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस परीक्षा में कैसे। तो सबसे पहले हिंदी वर्णमाला की अगर हम बात करें, तो ये प्रश्न सबसे पहले बनता है कि हिंदी में जो वर्ण है वो क्या है, किसे वर्ण कहते हैं प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखिए जान लें, जो हिंदी में अगर वर्ण की बात करें तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। किसे कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को। देखिए जो भाषा होती है और जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण, और इसे हम ध्वनि भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर टॉपिक में आपको आ जाए, प्रश्न में आपको पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई क्या है या किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए वर्ण। और अगर उसमें ऑप्शन में ऑब्लिक लगा के आपको ध्वनि दिया हुआ है, तो ध्वनि भी आपका आंसर सही होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जो हमारा लिखित रूप होता है वो वर्ण कहलाता है, और जो मौखिक हम उसको बोलते हैं वो ध्वनि। तो इसलिए ध्यान रखना है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है बहुत परीक्षाओं में कि हिंदी वर्णमाला में जो भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और अगर एक प्रश्न और भी यहाँ से उठता है, वो प्रश्न वो है कि हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोगों के लिए सेकेंड में। तो सबसे ये जान लें कि हिंदी जो वर्णमाला होती है उसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है। आप सभी लोगों ने शायद पहले पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 अर्थात 52। ये ध्यान रखना है। निर्मित करने के लिए आपको 54 भी मिलेगा और भी ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपको केवल जो 52 वाला 52 वाला ऑप्शन है केवल उसी को ही सही करके आना है। उसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे वर्णमाला है उसको जो बांटा गया है वो दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो आपके स्वर और एक व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर की, उसके बाद हम बात करेंगे व्यंजन की। तो सबसे पहले स्वर की, यहाँ से भी स्वर जैसे ही, और स्वर किसे कहा जाता है? एक स्वतंत्र इकाई को स्वर कहा जाता है। ये पूछा जाए आपसे कि स्वर किसे कहा जाएगा, तो आपका आंसर होना चाहिए कि भाषा की स्वतंत्र इकाई को स्वर कहा जाता है, अर्थात जिन्हें हम बिना अवरोध के बोल सकें, ऐसे स्वर, ऐसी ध्वनि को हम स्वर कहेंगे। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। देखिए मैंने यहाँ से इसको गोल किया हुआ है, तो ये गोल यहाँ आप देखना है 11 नंबर। इसका मतलब क्या है? यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आपका आंसर आपके
व्हाइट बोर्ड पे सामने लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे जैसा कि, तो 11 आपको ऑप्शन 11 वाला ही चुन के आना है। लेकिन इसमें एक हमेशा समस्या बनी रहती है, वो समस्या ये है कभी कभी 13 वाला ऑप्शन भी सही माना जाता है, लेकिन उसकी कंडीशंस क्या होती है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारे ऑप्शन में स्वरों की संख्या का 11 वाला ऑप्शन ना हो तब वहाँ पर हम 13 वाला ऑप्शन चुनेंगे। आपको ध्यान रखना है जब 11 वाला ऑप्शन आपके प्रश्न के उत्तर में ना हो तब आप 13 वाला ऑप्शन चुनेंगे, अन्यथा आप 11 वाला ऑप्शन ही चुनेंगे। चाहे उसमें 11, 13 दोनों ऑप्शन दिए हुए हो तब भी आप 11 वाला ऑप्शन चुनेंगे। अगर 11 वाला ऑप्शन नहीं है तब आपको 13 वाला ऑप्शन लगाना है। उसके बाद बात करेंगे, हम देखते हैं जो स्वर है हमें इसको 2 भागों में हिंदी में बांटा गया है। तो 2 भागों में विभाजित किया गया है, 2 पार्टों में इसको बांटा गया है और वो 2 पार्ट हैं, 2 भाग हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर और नंबर 2 दीर्घ स्वर। तो देखिए जैसे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ह्रस्व का अर्थ होता है, इसका मतलब होता है जिन स्वरों के उच्चारण में कम ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकले उनको हम कहते हैं ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के दोगुना अर्थात उसके ह्रस्व स्वर के 2 गुना ध्वनि अगर निकल रही है जिस स्वर के उच्चारण में, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और जो एक प्रश्न यहाँ से भी बहुत अति महत्वपूर्ण है जो परीक्षा में पूछा जाता है, और वो प्रश्न क्या है, वो प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, और जो इसका आंसर होता है वो आंसर होता है 4। और कभी कभी वो पूछ लेता है कि जो ह्रस्व स्वर है वो कौन कौन से हैं, तो वो 4 स्वर हैं, वो जो 4 स्वर हैं वो आपके सामने हैं। और वो स्वर कौन कौन से हैं, ए, ई, ओ, रे। और यहीं से वो थोड़ा सा प्रश्न को बदल देता है और प्रश्न क्या पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने होते हैं। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हें और भी नामों से जाना जाता है, और वो जो नाम है बात करें तो इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं। जो हमारे ह्रस्व स्वर हैं इन स्वरों को मूल स्वर भी कहते हैं, मूल। दूसरी बात, इसी से और भी प्रश्न अगर वो कहे तो पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में जो ह्रस्व स्वर होते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहा जाता है। क्या, एक मात्रिक स्वर, अर्थात जिन स्वरों की एक मात्रा होती है, एक मात्रा के बराबर उच्चारण ध्वनि लगती है उसको एक मात्रिक स्वर। तो देखें तो 3 नाम से जाना गया, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और एक मात्रिक स्वर। तो आप भ्रमित ना हो, कंफ्यूज में ना रहे। आपको अगर पूछा जाए ह्रस्व तब भी इसका मतलब यही होगा, मूल कहे तब भी यही, और एक मात्रिक कहे तब भी यही। हमें आंसर को यही देना है, इसकी संख्या 4, और ये अगर पूछे कौन कौन से तो ये आपके ए, ई, ओ, रे। उसके बाद हम बात करते हैं दीर्घ स्वरों की। तो उनकी संख्या भी पूछी नहीं गई है, लेकिन पूछे तो ध्यान रखना है इसकी संख्या होती है 7। उसके बाद इन जैसे इस ह्रस्व स्वरों को हम मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर के नाम से जानते हैं, वैसे ही जो दीर्घ स्वर होते हैं इन स्वरों को हम द्विमात्रिक स्वर, क्या, द्विमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर, और इन्हें संधि स्वरों के नाम से भी जानते हैं। क्या, संधि स्वर। संधि स्वर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि ये जो हम स्वर देख रहे हैं ये सारे के सारे स्वर संधि में प्रयोग किए जाते हैं। इसीलिए जो स्वर संधि होती है इन्हीं स्वरों का प्रयोग करके स्वर संधि हमारी बनाई जाती है। उसको
इसीलिए इनको हम दीर्घ स्वर संधि के जब हमारे स्वर संधि करेंगे तो दीर्घ स्वर संधि में आ, ई, उ इनका प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको संधि स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है। उसके बाद यही देखते हैं हम, ये 4 जो हमारे स्वर होते हैं जो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, इन्हें 4 स्वरों को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, और संयुक्त स्वर का मतलब होता है जब दो भिन्न स्वर मिलकर किसी एक नए स्वर का निर्माण करते हैं, उन स्वरों को हम संयुक्त स्वर कहते हैं, जिसमें कि 4 होते हैं। ए होता है, ओ होता है, आय होता है, औ होता है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि भी किन किन भिन्न स्वरों से मिलकर बना है। अगर हम बात करें ए की, तो ए जो बनता है हमारा, पहले जाने किसके योग से बनता है, तो ए जो बनता है ए प्लस ई के योग से बनता है हमारा ए। ये गुण संधि में भी हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद देखते हैं ओ, तो ओ की अगर बात करें तो ये बनता है ए प्लस उ के योग से बनता है हमारा औ। उसके बाद बात करें, देखिए ये जो स्वर है इसे हम उच्चारण करने में बहुत गलती करते हैं, कुछ आय बोलते हैं, कुछ आय, तो इसका उच्चारण होता है आय। और ये जो बनता है ये किस किस के योग से बनता है? ए प्लस ए के योग से इसको बनाया जाता है, इसका निर्माण होता है। उसके बाद औ की बात करें तो जो औ स्वर बनता है, ये 2 स्वर इसमें होते हैं, ए और ओ। इन दोनों की योग से ये औ बनता है। तो देखिए ये हमने जाना कि कैसे ए का निर्माण हुआ, कैसे ओ बना, कैसे अय बना, कैसे औ बना, क्योंकि ये सारे हमें ध्यान रखने वाले हैं, क्योंकि ये सारे के सारे हम गुण संधि और वृद्धि संधि में इनको हम सीखेंगे। और ये भी जितने भी आपके दीर्घ स्वर हैं, ये इन्हें हम दीर्घ स्वर संधि में जानेंगे, पढ़ेंगे। इसीलिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके उपस्थित होंगे उसमें और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़नी है। अभी हमें स्वर का टॉपिक बड़ा ही विस्तृत टॉपिक है, इसमें से अभी कई सारे क्वेश्चन हमें बनेंगे जो आगे जानेंगे। इनके जो उच्चारण स्थान होते हैं उनकी चर्चा करेंगे, उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद और मुखाकृति के आधार पर, ओष्ठाकृति के आधार पर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली वीडियो जो उपस्थित होंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरी तरह से इसका फायदा उठाइए और लॉकडाउन का भी पालन करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।